हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चिकू स्टडी एमडी में। मेरा नाम पंकज और हम पढ़ रहे हैं 12वीं की फिजिक्स। 12वीं की फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसका सूत्र। वैद्युत फ्लक्स में एक वैद्युत फ्लक्स पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल की एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। परंतु हम गणितीय सूत्रों में आसान बनाने के लिए हम इसे क्या मानते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि पहला पॉइंट तो ये हो गया कि क्षेत्रफल क्या एक अदिश राशि है, परंतु हम इसे क्या मानते हैं? गणितीय सूत्रों को आसान बनाने के लिए हम इसे सदिश राशि मानते हैं। और क्षेत्रफल होता क्या है? यह जैसे एक कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के लंबवत क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। या किसी ये क्या पृष्ठ क्षेत्रफल है? क्या पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत जो होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो ये क्षेत्रफल और विद्युत फ्लक्स समझने से पहले हम क्या करते हैं? तीन कंडीशन लेते हैं। क्या तीन कंडीशन? पहली, दूसरी और तीसरी। हम क्या लेंगे? तीन कंडीशन लेंगे। ये क्या? जल है। तीन कंडीशन है, इसमें हमने क्या लिए? जल। ये जल की वेग की दिशा। इसके अंदर हम क्या रखते हैं? फ्रेम। एक हमने फ्रेम रखा। ये तीन कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये जल का प्रवाह है, v वेग से प्रभावित हो रहा है। इसके अंदर हम क्या फ्रेम रखते हैं? एक फ्रेम तीन तरीके से रखेंगे। पहला फ्रेम तरीका ये, दूसरा ये और तीसरा ये। एक ये फ्रेम हो गया, दूसरा ये। पहला फ्रेम ये लग ऐसे रखा, ये फ्रेम कैसे ऐसे रखा हुआ है, जल का प्रवाह ऐसे, इस फ्रेम को हमने क्या रख दिया? ऐसे रख दिया। ठीक है। दूसरा है जल का प्रवाह ऐसे, फ्रेम ऐसे रख दिया, मतलब जल का प्रवाह ऐसे इधर जा रहा है, फ्रेम हमने ऐसे रख दिया। और तीसरा थोड़ा सा ऐसे रख दिया, घुमा के रख दिया। तीसरा फ्रेम ये हो गया। पहले फ्रेम में हम क्या दें? पहले फ्रेम में क्या होगा? ये पहले फ्रेम में जल का प्रवाह वो क्या होगा? शून्य होगा। पहले फ्रेम में जल, फ्रेम ऐसे रखा होगा तो जल का प्रवाह इसके अंदर से नहीं जाएगा। दूसरा ये, दूसरे में क्या? अधिकतम होगा। जल का प्रवाह क्या होगा? अधिकतम होगा। अधिकतम। और तीसरे में यह अधिकतम से तो क्या होगा? कम। अधिकतम से क्या होगा? कम। और इससे क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। दोबारा देख लीजिए, ये v वेग से जल का प्रवाह, इसके अंदर हमने तीन कंडीशन ली है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली कंडीशन में हमने फ्रेम रखा है ऐसे, जिसमें जो प्रवाह है यहाँ पर जल है, और हम वैद्युत फ्लक्स में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। यहाँ जल है, जल अंदर क्या कोई रखा? हमने क्या रखा? फ्रेम रखा। ऐसे रखा, जीरो खड़ा रखा, मतलब ये ऐसे है तो जल का प्रवाह ऐसे जाएगा, तो इसमें पूरे में जल जाएगा, तो इसमें अधिकतम हो गया, और इसमें क्या हो गया? अधिकतम से तो कम हो जाएगा और जीरो से अधिक हो जाएगा। इसमें जो पॉइंट आता है पहला ये, यह जो फ्रेम, यह जो कंडीशन है, यह किन किन बातों पर निर्भर करती है? किन किन? पहला तो हो गया वेग पर निर्भर करती है कि जल का वेग क्या, अगर जल का वेग अधिक होगा तो इसके अंदर से जल अधिक निकलेगा, और कम होगा तो इसके अंदर से कम निकलेगा। दूसरा पॉइंट आता है क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इसका क्षेत्रफल इधर, क्षेत्रफल तो इधर होगा। और तीसरा होता है अभिविन्यास। अभिविन्यास मतलब रखा कैसे जाता है? अभिविन्यास ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब अभिविन्यास पर भी निर्भर करेगा कि अभिविन्यास में रखने कैसे रखते हैं।
तो ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे है, तो इसकी अलग अलग कंडीशन है, तो हम ऐसे करेंगे। अब आता है विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अब इसके बाद जो विद्युत फ्लक्स, वो इसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? यहाँ हमने जल लिया तो वहाँ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र, वहाँ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ के लंबवत, अब जैसे यहाँ पर जलता है इसे, ये हम पृष्ठ मान लें, इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के अंदर, जो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ के या किसी पृष्ठ के लंबवत या किसी पृष्ठ के पृष्ठ में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ में गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ हो गया। हमने क्या कहा? पृष्ठ के लंबवत क्या होता है? ए का मान होता है। ए मतलब क्षेत्रफल का मान, ए का मान ये इसकी क्या होगी? कंडीशन होगी कि विद्युत फ्लक्स। इसे फाई द्वारा डिनोट किया जाता है। कि किसे? फाई द्वारा। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, यहाँ डॉट है, इससे खोलेंगे तो फाई ई बराबर, फाई ई द्वारा, फाई ई बराबर क्या आएगा? ई डी एस कोस थीटा। क्या होगा? कोस थीटा। अगर यहाँ इंटू होता तो साइन आता, यहाँ के डॉट है, फाई बराबर ई डॉट डी एस, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ई डी एस कोस थीटा। ये तो हो गया इसका सूत्र। अब इसमें क्या होगा? अब निकालेंगे हम संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? डी फाई, ये जो चिन्ह होता है ये क्या बंद पृष्ठ के लिए लगाया जाता है। क्या होगा? ई डी एस कोस थीटा। ये है क्या? संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए। और ये है हमारे पास सिंपल फाई बराबर ई डॉट डी एस। इसके बाद आते हैं इसकी कंडीशन। इसमें हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। जब एक तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो और एक विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो। सूत्र क्या हमारे पास? फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। जो पहली कंडीशन है वो हमारे जो 12वीं का बोर्ड का पेपर है उसमें पूछी गई। पहली क्या है? विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। अब पृष्ठ के लंबवत हो, हमने इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लंबवत का चिन्ह, तो हम क्या करते हैं? लंबवत का चिन्ह आते ही हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री, 90 यहाँ पर क्या हुआ? 90 डिग्री। वहीं पर हम क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। लंबवत नाम देखा और क्या हुआ? 90 डिग्री कर दिया। यहाँ पर कोई थीटा का मान क्या लिख दिया? 90 डिग्री। ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगा, इसके लंबवत होगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। ये धारा है, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? इसके लंबवत। ये देखो, ये इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र ये ऐसे हो गया।
और पृष्ठ की लंबवत क्या होता है हमारे पास, ये क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी, और ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, और यह क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इन दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी। और हम कोण किसके बीच निकालते हैं, ई और डी एस के बीच में ही निकालते हैं। तो इन दोनों की दिशा हमारे पास क्या होगी, समान होगी। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, न कि 90 डिग्री। यहाँ पर हमें लंबवत देकर हमें यह नहीं लिखना है कि कोण 90 डिग्री, ये समझना है कि वैद्युत रेखाओं की संख्या ये है, तो इसके लंबवत तो ये हो गया, और पृष्ठ के लंबवत ही हमारे पास क्या होती है, क्षेत्रफल। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दिशा में हो गए, तो मतलब 0 डिग्री रखेंगे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 0, क्योंकि एक दिशा में है। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी एस। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अब इसके बाद आएगी दूसरी, अब हम करेंगे दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर क्या था, पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत था, अब क्या होगा, समांतर। पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत, अब क्या होगा, समांतर। समांतर होगा तो एटलीस्ट बात है, थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे होगा, देखते हैं। चलो, यह होगी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब इसके क्या समांतर है, वैद्युत क्षेत्र इसके समांतर हो गया, और पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और इसके बीच का कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। पहले था दोनों ही लंबवत थे, अब ये इसके समांतर है, इसके समांतर क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत हो गई, इनके बीच 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ई बराबर क्या हो गया, ई डॉट ई डी एस कोस 90। कोस 90 का मान 0 होता है, तो फाई ई का मान क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ये इसकी दो कंडीशन जो पूरी हो गई। अब क्या आता है इसका मात्रक और विमा। पहले क्या आएगा, मात्रक सूत्र क्या है, ई डॉट डी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को ए से भी लिखते हैं। ई बराबर क्या होता है हमारे पास, अफ बटा क्या हो, अफ न्यूटन कूलॉम और मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो, दूरी का क्या दुगना होता है, तो मीटर स्क्वायर। न्यूटन की विमा क्या होती है, ये इसका मात्रक हो गया। वैसे बोलेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। न्यूटन की विमा m1 L1 T-2 कूलॉम A1 T1 और मीटर 2 या L2। इसे पूरा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 L1 और 2 कितना 3 हो जाएगा। T, ये T ऊपर जाएगा तो ये -3 और A -1, ये इसकी क्या होगी, विमा। और ये हो गया मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, और विमा होगी m1 L3 T-3 A -1। अब इसके बाद आता है एक नियम, जिसे गाउस का नियम बोलते हैं। इस गाउस के नियम से हर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है। गाउस के नियम के बाद इसके ऊपर बहुत सी विशेषताएं आएगी, उससे यहाँ सीधा गाउस का नियम पूछ लेते हैं सूत्र, और इससे एक क्वेश्चन आते ही आता है गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है, इसमें गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम जो होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक क्षेत्र, नहीं, इसका जो होता है वो होता है गाउस के नियम के अनुसार वैद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक बंद पर से निर्गत फ्लक्स का जो मान होता है,
क्या होता है, फ्लक्स का जो मान होता है वो एप्सिलॉन जीरो के समानुपाती और 1 बटा एप्सिलॉन क्याऊ के समानुपाती और 1 बटा एप्सिलॉन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में ये से लिख लेते हैं हम, विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के बीजगणितीय एप्सिलॉन क्याऊ तथा 1 बटा एप्सिलॉन जीरो के समानुपाती होता है। क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ नियत एप्सिलॉन क्याऊ के बीजगणितीय योग तथा 1 बटा एप्सिलॉन जीरो के समानुपाती गुणनफल होता है। क्या होगा, फाई ई बराबर एप्सिलॉन क्याऊ और एप्सिलॉन जीरो, ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है, इसका सूत्र। अब ये इसका सूत्र। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है विशेषताएं? इसकी विशेषताएं क्या है? पहली विशेषताएं ये है कि जो विद्युत क्षेत्र में बीजगणितीय योग या जो आवेशों का बीजगणितीय योग है, विद्युत क्षेत्र में आवेशों का बीजगणितीय योग मतलब एप्सिलॉन क्याऊ का मान 0। जब बीजगणितीय योग एप्सिलॉन क्याऊ का मान 0 होगा तो फाई ई का जो मान है वो 0 होगा। यहाँ पर लिख लेना, बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग। पूरी परिभाषा क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग एप्सिलॉन क्याऊ तथा 1 बटा एप्सिलॉन जीरो के समानुपाती होता है। पहली कंडीशन इसकी क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र में आवेशों का बीजगणितीय योग 0 हो, मतलब एप्सिलॉन क्याऊ सब 0 हो तो ये जो फाई ई जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान भी क्या होता है, 0 होता है। पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी क्या है, जब एप्सिलॉन क्याऊ धनात्मक आवेशित हो। धनात्मक आवेशित हमने क्या पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में, जब आवेश धनात्मक होता है तो वह बिंदु से अनंत की ओर जाता है। तो यह क्या होगा, विद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर होगा। एक तो ये हो गया बाहर की ओर होगा, और ये क्या होगा, धनात्मक फ्लक्स होगा। दूसरी विशेषता क्या, जब आवेश क्या हो धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र एक तो बाहर की ओर होगा और धनात्मक फ्लक्स होगा। तीसरा, जब एप्सिलॉन क्या हो ऋणात्मक आवेशित हो तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। और क्या होगा, ऋणात्मक फ्लक्स होगा। पहली कंडीशन मैंने भी कि विद्युत क्षेत्र आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होने पर फाई भी 0,
ये एप्सिलॉन क्या हो, या आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक होने पर वैद्युत क्षेत्र एक तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा और धनात्मक फ्लक्स होगा। ऋणात्मक होने पर ऋणात्मक फ्लक्स होगा और वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर होगा, या वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर। ये तीन। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन ये होगी कि ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के बाहर कितना भी आवेश रखा हो वह अंदर बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता। अंदर आवेश अंदर के आवेश पर ही निर्भर करेगा। बाहर हम कितना भी आवेश रख लें, यह अंदर के आवेश पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। पांचवा यह व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। क्या करता है, व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम नियम के मतलब क्या होता है कि इसके बटे में क्या हो, आर स्क्वायर हो। जैसे हमने बल के सूत्र में भी पढ़ा था कि क्या हो 1 क्या हो 2 बटा आर स्क्वायर। आगे हम चुंबकीय क्षेत्र जब पढ़ेंगे उसमें भी ये आएगा। आगे क्या हो गया कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जो वैद्युत फ्लक्स है, आगे क्या हो, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार के सभी यह उस पर निर्भर नहीं करता। चौरस हो, बीच में होगा चौरस गोल कैसा भी हुआ है, इसकी आकार पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हम एक और तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं अल्पांश विधि द्वारा। अल्पांश विधि द्वारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, अल्पांश विधि द्वारा फाई ई। अल्पांश विधि द्वारा फाई ई कैसे ज्ञात करेंगे, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या हुआ आवेश है, इस पर इसके आर दूरी पर स्थित कोई हम अल्पांश ले लेते हैं, डीपी अल्पांश ले लिया हमने। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है ई, वह भी इसी ओर होगी और इसके लंबवत मतलब डीएस और ई की दिशा क्या होगी, समान होगी। ये क्या हुआ, आर दूरी पर स्थित है, यह है। तो हमने क्या पढ़ा था, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। ई ये क्या एक बिंदु है, हमने एक अल्पांश लिया, मतलब हमने क्या माना, एक बिंदु माने हैं। बिंदु आवेश के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, सतत आवेश। जब हमने सतत आवेश वितरण पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमें पहले आया था बिंदु, फिर पृष्ठ और फिर आयतन। वहाँ पर हमने ए का मान क्या पढ़ा था, क्या हो बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यही रख देंगे हम, क्या हो बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू डी एस। यह एक अल्पांश है और वृत्त है। वृत्त के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ कैपिटल स्मॉल तो हम एक जैसे कर देते हैं क्योंकि त्रिज्या स्मॉल आ रही है। तो फाई ई बराबर क्या हो बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू में ए का मान या डी एस का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कटने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो बटा एप्सिलॉन 0। ये एक तरीका और होता है कि वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने की, क्या अल्पांश विधि द्वारा। एक गोला लिया, एक अल्पांश के कारण हम क्या वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।